घर में ये सब क्या हो रहा है बताओ मुझे। इस घर में जहाँ तुम्हारी फैमिली रहती है वहाँ पर किसी आदमी को मारने का क्या मतलब है? मालूम है यूसुफ ने देखा तुम्हें। क्या तुमने सोचा नहीं कि इसका उस पे क्या असर पड़ेगा? चली जाओ। नहीं जाऊंगी। तुम पहले मुझे बताओगे कि आखिर हो क्या रहा है। गुस्से की वजह सिर्फ ओजान नहीं हो सकता, क्योंकि उससे तो इंतकाम ले लिया था तुमने। मसला क्या है तुम्हारा? हाँ, ऐसा क्यों किया है तुमने? तुम ऐसे नहीं हो सकते। पहले समझती थी मैं तुम्हें ऐसा, इसीलिए वहशी तक कहा तुम्हें बेदिल बेहिस समझा मैंने। लेकिन तुम ऐसे बिल्कुल नहीं हो। तुम्हें यूसुफ को कहानियां सुनाते हुए देखा है मैंने। उसे कितना चाहते हो ये देखा है मैंने। यूसुफ जिस घर में रहता हो उस जगह पर किसी इंसान को मारने वाले तुम नहीं हो सकते। मैं मान ही नहीं सकती ये बात। मैं नहीं मान सकती। बहुत हो चुका। तुम एक ऐसे आदमी हो कि यूसुफ की आंख से अगर एक आंसू गिरे तो दुनिया को जला के रख दोगे। यूसुफ के लिए शफकत और मोहब्बत की मिसाल बन चुके हो तुम। उस मासूम के सामने किसी शख्स को मारने पीटने वाले इंसान तुम नहीं हो सकते। मुझे कभी नहीं जाना, ना जान सकती हो तुम। तुमने बस वही देखा जो देखना चाहा। देखो, जरा गौर से इन गोलियों को देखो। ये मेरी असलियत है और ये ही मैं हूं। ये है यमान करीमली। पता है ये गोली कौन सी है? ये गोली मेरी गर्दन में लगी थी। और ये गोली मेरे सीने पर लगी और मेरे दिल के करीब जाकर रुक गई। यही मुकद्दर है मेरा। इनके साथ जीता हूं मैं। ये गोलियां मेरे जिस्म में ही नहीं उतरी, बल्कि रूह में पेवस्त हुई है। जिस्म और रूह एक होते हैं ना? मेरे साथ ऐसा नहीं है। रूह के मरने से पहले इंसान का जिस्म मुर्दा होता है ना, लेकिन मेरी रूह मर चुकी है। मेरी रूह इन गोलियों की तरह अपने खौल से निकल चुकी है और मेरा जिस्म एक खौल की तरह खाली रह गया है। एक चट्टान टूट के पत्थर में तब्दील होती है और मैं पत्थर से चट्टान बना हूं। अब जान गई होगी तुम कि क्या हूं मैं।
तुम दूसरों के मामलात में इंटरफेयर नहीं करोगी। देखो, मैं तुम्हारे मामले में दखल देना नहीं चाहती, लेकिन आयशा मुझे बहुत अजीज है। मुझे उसकी बहुत फिक्र है, इसीलिए मैंने सुबह तुमसे वो सब बातें की थी। तुम्हारे पास शादी के लिए पैसे नहीं हैं। तुमने खुद सुबह ये बात कही थी। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये शादी सादगी से हो जाए? बस मैं चाहती हूँ कि आयशा के साथ कुछ गलत ना हो। ठीक कहा आपने, बेफिक्र रहें, आयशा के साथ गलत नहीं होगा। देखो, शादी सादगी से होगी, उसके लिए तुम्हें कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी? थोड़ा बहुत कर्ज ले लो किसी से। मैं किस से कर्ज लूं? मेरे पास जॉब नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, कौन मुझे कर्ज देगा? हम ऑफिसर से कह सकते हैं, वो कुछ न कुछ जरूर करेगा और हम बाद में मिलकर उस कर्ज को लौटा सकते हैं। क्या कर्ज के पैसों से घर बसता है? इंस्पेक्टर ने मुझे अपने घर में पनाह दी है, मैं मजीद उनके और एहसान नहीं ले सकता। मगर इतना सोचने के लिए शुक्रिया, और एहसान नहीं ले सकता। अब तुम्हें कुछ न कुछ करना होगा। देखो, अब तुम आयशा की जिंदगी हो, तुम्हें पता है ना ये बात। इजाजत चाहता हूं। तुम्हें ऐसा बनाने वाली महज वो गोलियां नहीं है, तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा ये भी तो है। अपने भाई के साथ मिलकर खेलने के लिए अपने हाथों से ये खिलौना बनाने वाला, और अगर ये खिलौना टूट जाए तो बार बार इसकी मरम्मत करने वाला बच्चा थे तुम। जो यमान इस जैसी एक गाड़ी में पूरी दुनिया घूमना चाहता था, अपने भाई के साथ फुटबॉल का मैच किसी बड़े से स्टेडियम में देखना चाहता था, वो यमान हो तुम ऐसे ऐसे ख्यालात वाले, उम्मीदों से भरपूर यमान हो। तुम्हारी उम्मीदों को ये गोलियां नहीं तोड़ सकती, क्योंकि वो सारी उम्मीदें और ख्यालात अभी भी तुम्हारे अंदर मौजूद हैं। इस बात को जितना चाहो नजरअंदाज करो, तुम्हारा जितना दिल करता है इनकार करो इस बात से, लेकिन तुम्हारे अंदर भी एक नॉर्मल बच्चा मौजूद है कहीं। एक नॉर्मल बच्चा? नॉर्मल बच्चा कहा ना तुमने? मेरे साथ चलो। कहाँ? चलो। कहाँ? हाथ छोड़ो मेरा, छोड़ो मुझे, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। हाथ छोड़ो मेरा यमान, तकलीफ हो रही है मुझे, छोड़ो मुझे। कहाँ जा रहे हैं हम? पागल हो गए हो क्या? मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे, छोड़ो यमान, छोड़ो। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? मेरा हाथ तो छोड़ दो, छोड़ो मुझे। ये क्या हो रहा है जोहार? आपने नहीं देखा जो हुआ? यमान पागलों की तरह शहर पर चीखा, फिर उसका बाजू पकड़ के खींचता हुआ बाहर ले गया उसे। क्या बात है, यमान अच्छा है अपने स्टाइल में वापस आ गया। अच्छा क्या है आपा, इसमें अच्छा क्या है? यमान अब अपनी पुरानी हालत में वापस आ गया है, तो तुम्हें इस मौके से फायदा उठाना चाहिए। तुम उसे उसकी डार्क साइड पर रखने के लिए सारे हरबे आजमाओगी जोहार, समझ गई? अब हमें यमान की डार्क साइड की जरूरत है। तुम मुझसे उसकी डार्क साइड पर रखने के लिए सारे हरबे आजमाओगी जोहार, समझ गई? यमान अब अपनी पुरानी हालत में वापस आ गया है, तो तुम्हें इस मौके से फायदा उठाना चाहिए। तुम उसे उसकी डार्क साइड पर रखने के लिए सारे हरबे आजमाओगी जोहार, समझ गई? अब हमें यमान की डार्क साइड की जरूरत है।
यमान को गुस्सा दिलाना होगा। मैं उसे गुस्सा दिलाना अच्छी तरह जानती हूँ। ठीक है, तो फिर मैं यहीं खड़ी रहूंगी। हेलो सलीम, क्या तुम कुछ देर में मेंशन पहुंच सकते हो? क्योंकि इस वक्त जहर को तुम्हारी बहुत जरूरत है। उम्मीद है चाय पसंद आई होगी तुम्हें। अपना कप दो मुझे। बहुत शुक्रिया। हसन, ये तुम्हारे लिए। नहीं, मैं चाय नहीं पीऊंगा। तुम चार्जर भूल गए। आप इतनी सख्त क्यों हैं अम्मी? मैंने कहा मैं नहीं करना चाहता। इसका क्या मतलब हुआ अम्मी? खाना नहीं पकाएंगी? इस तरह तो आप मुझ पर तशद्दुद कर रही हैं अम्मी। ठीक है अम्मी, ठीक है, मुझे जाना है अब। मुझे बहुत सारा काम करना है। ठीक है ठीक है, कुछ देर बाद फोन करता हूँ। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ये क्या है? अम्मी, वो मुझे अपने सबसे कारामद हथियार से मार रही हैं। उन्होंने खाना पकाना बंद कर दिया। 2 दिन से कुछ नहीं पकाया और आज भी कुछ नहीं पका रही। क्या सूरत हाल बहुत सीरियस हो गई है? मुझे कोई उम्मीद नहीं है। मेरी अम्मी अपनी पसंद की लड़की ढूंढ ही लेंगी और मेरी शादी करा कर रहेंगी। मुश्किल, मुझे समझ नहीं आ रही तुम्हारा क्या करूं। मैं तो कहता हूँ अगर इसकी अम्मी इस पर ज्यादा दबाव डाल रही है तो इसे शादी कर लेनी चाहिए। गुस्से से क्या देख रहे हो? देखो इब्राहिम भाई, तुम ऐसी लड़की को पसंद करो जो तुमसे शादी कर सके। ढूंढना आसान है क्या? ऐसी लड़की जो मुझसे शादी कर ले। ठीक कहा। वही तो, क्या कर सकते हैं? तुम चाहो तो 1000 लड़कियां मिल जाएंगी तुम्हें। एक नहीं मिल रही, 1000 मिलेंगी। वो कैसे, बताओ कृपी? तुम एक बार फिर हवा में सीटी बजा रहे हो। ये किस जमाने में रहते हैं? अब तो टेक्नोलॉजी का जमाना है भाई। टेक्नोलॉजी के जमाने में ऑनलाइन अकाउंट बनाओ। जैसे अकाउंट बनाओगे लाखों लड़कियां तुम्हारे सामने आ जाएंगी। ऐसे कानूनी नजरों से क्या देख रहे हो मुझे? आजकल शादी करने के लिए इससे आसान तरीका नहीं है। नॉनसेंस। ये सब फजूल है, मैं जानता हूँ, समझे? सारी जिंदगी ऐसे ही बैठे रहोगे इब्राहिम भाई? मेरी बातों पे जरा गौर करना। हमारे यहाँ आने की क्या वजह है? इसे ओढ़ लो। तुमने नॉर्मल बच्चा कहा था ना? आओ मैं दिखाता हूं तुम्हें नॉर्मल बचपन क्या होता है। चलो। मैं देख रही हो ना? कबाड़ का ये ढेर सिर्फ कबाड़ ही नहीं है। जब मैं 8 साल का था तो मेरी पहली लड़ाई हुई थी यहां।
जिया भाई को 4 लड़कों ने घेरा हुआ था। उनको घेरने की वजह वो गाड़ी वाला खिलौना था। मुजाहमत करने की वजह से उन्होंने भाई को बहुत मारा था। तुम जानती भी हो पसलियां कैसे टूटती हैं। पसलियों के टूटने से पूरा जिस्म कैसे तब्दील हो जाता है। सख्त चट्टान से कैसे कमजोर पत्थर में तब्दील हो जाता है। भाई को खून में लथपथ पड़ा देखकर मैं रोना चाहता था, लेकिन नहीं रो सका। उनका जख्मी वजूद और बेबस चेहरा आज भी सामने है मेरी आंखों के। किसी ने नहीं बचाया उन्हें, क्योंकि उनको बचाने के लिए मेरे सिवा कोई था ही नहीं वहां। जब आपका भाई बाबा के बजाय आपको मदद के लिए पुकारे तो आप बगैर किसी हिचकिचाहट के लड़ाई में कूद पड़ते हैं। अपने नॉर्मल बचपन की निशानी वो लकड़ी की कार को बचाने के लिए आप पसलियां तोड़वाने का खतरा भी मोल ले लेते हैं। अब मैं तुम्हें अपने बचपन की सबसे तकलीफदेह जगह दिखाता हूं। देखो ये जगह। सारे बच्चे यहां पर फुटबॉल खेला करते थे, लेकिन मैंने कभी नहीं खेला। जिंदगी ने मुझे मौका ही नहीं दिया, क्योंकि मुकद्दर में गोली खाना जो था। चौदह साल का था मैं। जहां बच्चे खेल के बाद एक दूसरे को पीठ में मुक्के मारते थे, जबकि मेरी पीठ गोली से जख्मी हुई। 2 रास्ते थे मेरे पास, या तो हम भूख से मर जाते या फिर मैं वो रास्ता अख्तियार कर लेता जिससे मैं अपने भाई का पेट पाल सकता। मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया, कभी नहीं। जो कुछ किया मैंने, जो फैसला मैंने उस दिन किया, वो सिर्फ उनकी भलाई के लिए था। मैं बात अभी जारी है। उस दिन किसी ने मुझे इस तरह रोका नहीं था। इस पहाड़ी से नीचे फिसलता गया क्योंकि मेरे आसपास कोई ना था। वो व्यापारी हुल्की मुझे काम नहीं करने देता था, मुझे मार्केट में स्टॉल नहीं लगाने देता था। फिर भी मैं रोजाना जिद करके मार्केट जाता था। वो मुझे बाजू से पकड़कर हर बार यहां से नीचे फेंक देता था। वो छोटे पत्थर की तरह मुझे यहां से नीचे फेंकता था, लेकिन मैं लुढ़कता हुआ एक चट्टान बन गया। मालूम हुआ कौन है असल यमान। उसका नॉर्मल बचपन देख लिया तुमने। इन सब चीजों ने मुझे वो बनाया जो मैं आज हूं। ये खाई, वो खाली मैदान और वो कबाड़ खाना, गोलियां, मार कुटाई, गर्द, मिट्टी और गुर्बत था मेरा नॉर्मल बचपन। अब तुम कहती हो मुझसे कि तुम बदल गए हो यमान। मैं बदला नहीं, यमान करीमली हूं मैं। इसके पीछे कुछ और है। जो कुछ तुमने दिखाया मुझे, बताया मुझे, उस सब के पीछे बात कुछ और है।
जो नहीं कही तुमने। तुम दोनों ले जा सकती हो। हाँ मैं ले जाऊंगी, कोई मसला नहीं है। बस मैं ये देकर आती हूँ उनको, जल्दी आ जाऊंगी। तुम आराम से अपने काम निपटा लेना, मैं खाना बना लूंगी, फिक्र मत करना। अरे मेरा मोबाइल कहाँ चला गया? मैं आज फ्री हूं। नहीं, आज कोई काम नहीं है। बताओ कहाँ आना है। मुझे यकीन है कि इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तुम फिक्र मत करो, मैं सब देख लूंगा। हाँ मैं मिलता हूं आके, ठीक है? ओके, मिलते हैं फिर। मैं बिल्कुल दखल नहीं दूंगी।
लेकिन नहीं, मैं नहीं रुक सकती। देखती हूँ ये कहाँ जाता है। आसिया, उम्र 24 साल। देखता हूँ ये काम क्या करती है। गोर में मैंने कहा था ना, लाइफ पार्टनर के लिए बेहतरीन तरीका है। देखो तुमने मेरी बात मान ली। एक बुलबुल का चीखना एक कुत्ते के गाने से बेहतर होता है। इस वेबसाइट ने तो मेरे सर में दर्द कर दिया है। मेरे भाई इतना मुश्किल नहीं है, सर्च करो, इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। कैसा ऑप्शन, कैसी चॉइस? जैसा तुमने कहा 1000 लड़कियां हैं। उफ। अरे भाई, जितना मुश्किल आपने समझा है इतना मुश्किल नहीं है। लाए मुझे दिखाएं। चलो आओ, तुम्हें दिखाता हूँ मैं। देखो, मिसाल के तौर पर इस लड़की का पेशा गोर में है। ये कहती है गोर में मतलब खाना नहीं बनाती, किसी और का बनाया हुआ खाना सिर्फ टेस्ट कर सकती है। हाँ, वैसे ये बहुत ही शर्म की बात है। कोई दूसरा ऑप्शन दिखाएं। जैसे कि मिसाल के तौर पर इसे बॉडी बिल्डर्स पसंद हैं। ये अच्छी है, एक एक्सरसाइज करती है, इसमें क्या गलत है? तुम्हें नहीं पता, ऐसी लड़कियां बिल्कुल बोर होती हैं। इन्हें तो देखते ही मेरा वेट लूज हो जाता है, चक्कर आने लगते हैं। इस तरह की लड़कियों में कारा, अच्छे और लजीज कबाब बनाने की सलाहियत कहाँ होगी? बिल्कुल भी नहीं। भाई मेरी नजर में आपको इससे अच्छा ऑप्शन नहीं मिलेगा। तुम कृपी की बात ना सुनो। क्या इंटरनेट पर ऐसी चीजें भी होती हैं? तुम अपने लिए कोई चीज ढूंढ रहे हो या लाइफ पार्टनर? इब्राहिम भाई, इसे कहते हैं उम्र से पीछे रह जाना, या तो फिर ये कहो कि शादी किस्मत का खेल है। हो सकता है तुम्हारी शादी इंटरनेट के जरिए हो। हाँ? पता नहीं क्यों नहीं सोचते। सोचो, नामुमकिन कुछ नहीं है। ये ना कहता तो बेहतर होता। अब कहते हो इस बारे में सोचूं। अगर यही मेरी किस्मत है तो मैं पागल हो जाऊंगा। मैं सुल्ताना आंटी को गिफ्ट दूंगी तो उनकी नाराजगी खत्म हो जाएगी। क्या तुम्हें यकीन है? तुम उन्हें खतरनाक सूरत हाल में छोड़कर भाग गई थी। यार हद है इसकी, मैं डर गई थी। तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रहा? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? बहरहाल मुझे किसी भी तरह उन्हें मनाना है। मैं अपने वाहिद साथी को खो नहीं सकती। मैं यहाँ पहुँच गई हूँ, फिर तुमसे बात करूंगी। हेलो। तुम कौन हो? आयशा हूँ मैं, नूर शहर से क्रास की दोस्त। आपको किससे मिलना है? मुझे सुल्ताना आंटी से मिलना है। सुल्ताना खाला नहीं है, वो किसी रिश्तेदार के यहाँ गई हैं। वो कुछ दिन तक वहीं रहेंगी। अगर आप चाहें तो अंदर आ जाएं। कोई जरूरत नहीं। मैं क्रास से कह दूंगी, वो सुल्ताना खाला को आपका बता देगी। वैसे आपका नाम क्या है? मैं सुल्ताना आंटी को खुद ही कॉल कर सकती हूँ। ये तो यहाँ अपने काम पर आया है। बताओ कहाँ आना है? मुझे यकीन है कि इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तुम फिक्र मत करो, मैं सब देख लूंगा। हाँ, मैं मिलता हूँ आके। ठीक है, ओके, मिलते हैं फिर।
इसके पीछे कुछ और है। जो कुछ तुमने दिखाया मुझे, बताया मुझे, उस सब के पीछे बात कुछ और है जो नहीं कही तुमने। गुड मॉर्निंग जिया भाई। शुक्रिया। ये सारे फूल बहुत खुशनसीब हैं। क्या आप हमेशा से ऐसे ही थे जिया भाई? क्या फूलों की जबान आपको हमेशा से समझ आती थी? ऐसा नहीं था मैं, फिर इसके बाद समझने लगा। जिया भाई, क्या आपसे कुछ बात कर सकती हूं मैं? सुकून खत्म हो गया तुम्हारा? बोलो सहर। मुझे मालूम है आप इस मौजू के बारे में बहुत हसास हैं, लेकिन बहुत जरूरी है जानना मेरा, खास तौर पे यूसुफ के लिए, उस पे ताकि कोई परेशानी ना आए। आपका बचपन आपके बचपन का वक्त क्या बहुत मुश्किल वक्त था? क्या तुमने अभी तक जामगोज भाइयों को नहीं ढूंढा? हम ढूंढ रहे हैं यमन। मैंने उनके अड्डों और घरों पर अपने सारे आदमियों को तैनात कर दिया है। तुम्हें उनको हर हाल में ढूंढना होगा नदीम। उनको ढूंढने के लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े तो करो, सुना? उन्हें अपने हाथों से मैं सजा देना चाहता हूं। पता लगाओ कि उन्होंने आखिरी बार किससे राब्ता किया। जामगोज शायद भूल गए हैं कि करीम अली कौन है, याद दिलाना होगा। बाबा, बेटे, ये तुम्हारी तन्हाई के लिए है। क्योंकि वो जा चुके हैं, वो एक एक करके चले गए, वो हमें अकेला छोड़ गए। हमेशा के लिए गायब हो गए। पहले हमारी मां हमें छोड़ गई। उसने जाते हुए धक्का दिया, यमान को धक्का दिया। वो किसी के साथ चली गई और उसने कहा कि अपने बाप की तरह हरगिज़ न बनना। उसने यमान की जड़ें काट दी। बहुत रोया था यमान। वो बहुत ही ज्यादा अजियत में रहा।
मैंने जमीन में मुर्दे को दफन कर दिया ताकि मट्टी को गुस्सा ना आए। मट्टी को यह कहने दो कि वो छोड़ गया है। देखो सहर, देखो देखो, ये बिल्कुल नए हैं। क्या ये हसीन नहीं है? ये नए पैदा हुए हैं और मजबूती के साथ जिंदगी को थाम लेते हैं। मजबूती से, मजबूती से। लेकिन आपका क्या जिया भाई? आपने क्या किया? जब बाबा छोड़कर गए तो फूलों से प्यार करना शुरू कर दिया। मैंने जड़ों को पसंद किया कि वो किस तरह अपनी नस्लों को खिलाती है। मर भी जाए तब भी अपनी जड़ों से अलग नहीं होते। बाबा मेरी अम्मी के जाने के बाद बर्दाश्त नहीं कर सके। एक रात हम इत्मीनान के साथ सो रहे थे। यमान ने बाबा को देखा। उनकी गर्दन पंखे से बंधी हुई थी। वो पंखे से लटके हुए बिल्कुल इसी तरह झूल रहे थे। खुद को फांसी दे दी थी उन्होंने। यमान ने बाबा को पकड़कर नीचे उतारना चाहा ताकि उन्हें बचा सके, लेकिन जाहिर है वो छोटा था। मेरे वालिद किसी मुजस्मे की तरह यमान के ऊपर गिर पड़े। यमान का बाजू टूट चुका था। बाबा वहां पर पड़े हुए थे। मैं पूरी तरह सहमा हुआ था और मैं अपने बाबा के बराबर में लेटना चाहता था, मगर यमान ने ऐसा नहीं करने दिया। मेरे बाबा नहीं जागे। मेरे बाबा के बाल झड़ रहे थे। वो जब गिरे तो उनके साथ उनके कुछ बाल भी गिर पड़े। मैंने अपने बाबा के बालों को उठाया और उन्हें मैंने अपने बालों में डाल लिया चुपके से। मैं हमेशा सर पर टोपी लगाए रखता था ताकि वो गिर ना जाए। उनकी हिफाजत करता था मैं, बिल्कुल इन्हीं फूलों की तरह। यमान ने फर्श पर पड़ा हुआ रस्सी से बंधा हुआ एक बड़ा पत्थर ढूंढ लिया और कई रोज तक वो पत्थर को छाती से लगाता रहा। और फिर मोहल्ले के लड़के मेरा टोपी पहनने पर मजाक उड़ाने लगे, लेकिन उसके बावजूद भी मैं उस टोपी को अपने सर पर लगाए रखता था। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे वालिद के बाल कहीं गिर जाएं। मगर वो लोग कहते थे तुम पागल। सब लोग मुझे मोहल्ले में पागल कहते थे। मैं सब समझता था। मैं पागल नहीं था, फिर भी पागल कहा उन्होंने मुझे। सहर, वो लकड़ी की कार जो तुमने निकाली थी, एक दिन वो गाड़ी मोहल्ले के लड़के मुझसे छीनना चाहते थे और उसे बचाने की खातिर बहुत मार खाई थी मैंने। और फिर यमान वहां पर आ गया
और उसने सबको मारा। हाँ। उस दिन के बाद भाई, हमारा छोटा भाई बिल्कुल हमारे बाप की तरह बन गया। उसके बाद जैसे चट्टान बन गया वो, बहादुर, मजबूत और सख्त बन गया।